साल शासन किया, हम लोगों ने उसको पछाड़ करके 5वें स्थान पे हम आ गए। 2013 में हम 12वें स्थान पर थे। नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद हम 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और इसीलिए हमको 2 लाख करोड़ का बर्डन नहीं है। ये गरीब देश के जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है और इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से बनारस के सांसद जी को बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरी जो प्रमुख बात है कि अभी 7 दिन पहले जब हमारी संसद चल रही थी तो प्रधानमंत्री जी और देश के विदेश मंत्री ने और देश के रेल मंत्री ने इन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। हम बहुत जल्दी, हो सकता है कि अगले 2 महीना या 3 महीना के अंदर ही हम दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकॉनमी हो जाए। फ्रांस और जर्मनी को हम किसी भी समय पछाड़ सकते हैं। तो ये अपने आप में इसको उसी तरह से समझना पड़ेगा कि उसका फ़ायदा ही होता है कि हम देश के बिलो पॉवर्टी लाइन को राशन कार्ड पे अब बिना पैसे के अनाज देंगे और अनाज की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा रही है। दूसरी मेरी काशी में प्रार्थना है, प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी निवेदन किया है। हमारे पड़ोसी देश चाइना में कोविड की बड़ी भयावह स्थिति है और भयावह स्थिति ऐसी है कि अनुमान लगाया जा रहा है वहाँ 10 लाख तक लोग मर सकते हैं। काफ़ी लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। इसलिए हम लोग अपने देश में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हम ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के कारण, बूस्टर के कारण हमारे यहाँ वो वेरिएंट कम प्रभावी हुआ है। इसलिए हम सभी एक बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन एक हमारी भी, मैं मनोज तिवारी भी काशी से पूरे पूर्वांचल को प्रार्थना करूँगा कि आप लोग 2 गज की दूरी का ध्यान जरूर रखें और 2-3 आसान से सतर्कता है जिसको हम कर सकते हैं। हाथ मिलाने से बचना है, हाथ साफ करके ही खाना खाना है। बहुत पास से अगर किसी से बात करना है तो फिर मास्क लगाइए, वरना 2 गज की दूरी रहे। हम लोग कोविड की सतर्कता को लेकर के चलेंगे। राहुल गांधी जैसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है कि ऐसी बातों में भी वो उसको उल्टा ले लेते हैं कांग्रेस के लोग। ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी हम सभी को। और अंतिम तीसरी अपनी बात, खुशी राहुल गांधी तुलना भगवान श्री राम से कर रहे हैं। मैं क्या है 2 मिनट जरा आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। हर महादेव, हर हर महादेव। मैं इस बार थोड़ा सा लंबा हो गया मेरा काशी आना और इस बीच बाबा तो मैं कहीं रहता हूँ, काशी ही ओढ़ता हूँ, काशी ही बिछाता हूँ, काशी ही पहनता हूँ। तो इस नाते भी बनारस से के प्रति जो हम लोगों का एक प्रेम भाव है, उसके नाते हम काशी के लोगों को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं और काशी के आशीर्वाद से ही हम दिल्ली में भी अपनी यात्रा जारी रखते हैं, दुनिया में यात्रा जारी रखते हैं। तो काशी का आशीर्वाद बना रहे। सलमान खुर्शीद जी को दिक्कत हो जाएगी। अरे मनीष, अरे यार, अब सिग्नस लक्ष्मी चलिए इसको छोड़िए। हर हर महादेव। पार्टी प्रमुख से कमजोर हो गई है
कि तमिल काशी समागम वाराणसी करानी पड़ी, ऐसी इसकी राजनीतिक उद्देश्य क्या है? नहीं, इसको बहुत बड़े दिल से सोचने की बात है। तमिल काशी तमिल संगम, इसको आप दूसरी भाषा में कहें तो उत्तर दक्षिण संगम, तो ये तो बहुत बड़ी सोच है। और काशी एक ऐसा जगह है जहाँ हर प्रदेश के लोग रहते हैं, तो इस प्रयास को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ और इसका बहुत बड़ा असर काशी के साथ साथ तमिलनाडु में भी है। साहब ने कहा कि राम के अवतार में है और जो कार्यकर्ता हैं वो भरत के अवतार में दिखाई दे रहे हैं उनको। देखिए, इसमें मैं दो दृष्टि देखता हूँ। एक तो बड़ी बात है कि कल तक जो राम को मानते ही नहीं थे, राम की तुलना तो करने लगे। और दूसरी बात कि अभी तो राम को माने हैं, राम को जानिए। सलमान खुर्शीद जी, आप राम को जानेंगे ना, तो फिर आप राम और लक्ष्मण को जानेंगे तो आप इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि ऐसे बयान के लिए सलमान खुर्शीद जी का उनको अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। क्या लग रहा है नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, जो भी ओबीसी आरक्षण सरकार की तरफ से थे उसको खारिज कर दिया। आप उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, दिल्ली में आप सांसद हैं, तो क्या लग रहा है कि किस तरह का असर पड़ेगा? नगर निकाय चुनाव के डेट भी डिक्लेयर होने वाला है। देखिए, बीजेपी एक लॉ अबाइडिंग पार्टी है। जो संविधान, जो कानून कहता है, हम उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाते और हम सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। तो कोर्ट के अंदर जो गए थे उसमें बीजेपी नहीं गई थी, जो लोग गए थे उनके ऊपर आया है। बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। जब कोर्ट जैसे कहेगा हम उस आधार पे आगे बढ़ने को तैयार हैं। अगर हमें कहीं लगता है कि हमें कुछ संवैधानिक सुधार करने हैं तो हम संसद में करते हैं। ठीक है। ये सिर्फ चुनावी एजेंडा 2024 तक ये फ्री बांटेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। नहीं भाई, ये तो बजट भी आता है तो एक ही साल के लिए आता है, तो ये तो संवैधानिक परंपरा है कि हम जो भी योजना बनाते हैं जनता को अपनी तरफ बरगलाने के लिए ये तो पिछले 3 साल से चल रहा है। कई चुनाव आए और गए। मुझे लगता है साल भर के लिए हो रहा है, लेकिन चलेगा सालों साल। बिहार में नीतीश के बिना कैसे लड़ेंगे? बिहार में नीतीश के बिना कैसे लड़ेंगे? अच्छे से लड़ेंगे। मनोज जी, बनारस आए काफी दिनों बाद, बनारस की जनता के लिए क्या कहेंगे? कोविड तो बढ़ रहा है, लेकिन बनारस मैं काशी को भी बोलता हूँ कि भैया, सारा आनंद धूम त्योहार एक तरफ और सावधानी कोविड से एक तरफ। खुद ले रहे हैं हिमाचल में और एमसीडी में जो हमारी सफलता है वो पहले से बेहतर है। हिमाचल में आपको पता ही है कि एक ट्रेंड चल रहा है जिसको बीजेपी तोड़ने के लिए जानी जाती है। जैसे उत्तराखंड में तोड़े, जैसे उत्तर प्रदेश में तोड़े, यहाँ तोड़ते तोड़ते रह गए। हिमाचल में आप देखेंगे कि पूरी सरकार हमारी, उनसे अगर मतों की कमी है तो मात्र 37,000 की है। 0.9% के अंतर से हम पीछे रह गए। तो इसमें भी एक बड़ी बात है। लगभग हिमाचल में जब भी सरकार बदलती थी तो 6% वोटों से आगे पीछे होती थी। हम मात्र 0.9% से पीछे रहे हैं, तो फिर भी उसको हम चैलेंज ले रहे हैं। और एमसीडी में भी हमारी जो चौथी बार आने की कोशिश थी ना क्लाउन जी, मेरे भाई बहन, हम चौथी बार आना चाहते थे तो भी हम 104 सीट लेके आए हैं। तो इसको भी मैं दिल्ली का एक आशीर्वाद समझता हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी जैसे भ्रष्ट पार्टी को, जिसका अभी भी करीब 5 भ्रष्टाचार तो आपको दिख चुका होगा, जिसका मिनिस्टर आज जेल में है और कोर्ट में कहता है मेरी याददाश्त खत्म हो गई, और जेल में डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। 11 साल की बच्ची के बलात्कारी से मालिश करा रहा है। तो इनका पाप सब कुछ आ चुका है। बीजेपी एक लंबी दृष्टि से, लंबी योजना से काम करने वाली पार्टी है। इसलिए हम मानते हैं कि जहां चुनाव का रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया ना मेरे भाई बहन,
वो भी हम कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में है और मैं जनता के सम्मान का धन्यवाद करता हूं। आगे हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बेस्ट है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो अब समाप्ति की तरफ है। तो विस्तार कर रहा है, आप कह रहे हैं समाप्ति की? हाँ, नहीं, विस्तार कहाँ है। उन्होंने पंजाब के अंदर एक सरकार बनाई दिल्ली के अलावे। आज पंजाब की स्थिति ये देख लीजिए कि अगर आज चुनाव हो जाए तो इनको 5 सीट भी नहीं मिलेगी। आज पंजाब के लोग इतने दुखी हैं कि वो लोग हिमाचल जाकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, वही जो पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रचार किए थे। और गुजरात में भी आपने देखा, ये लोग मुख्यमंत्री घोषित कर रहे थे, जहां पर कि ये किसी तरह कांग्रेस के कुछ वोट आपस में बांटे होंगे। और उत्तराखंड देखिए, गोवा देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, तो ये कुल मिला करके आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भी जो एक मौका दिया है एमसीडी में, वो इसलिए नहीं दिया कि उससे खुश हैं, इसलिए दिया है कि अब देखो 2 साल में तुम और किसी पे दोषारोपण मत करना। अगर तुम कह रहे हो कि हम ये कूड़े का पहाड़ हटा सकते हैं, ये यमुना साफ कर सकते हैं, ये हवा स्वच्छ कर सकते हैं, तो बस करके दो, नहीं तो 2025 में समापन। मनोज जी, अखिलेश यादव ने अभी एक ट्वीट किया है कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलेंगे तो अभी पद छीना है, आने वाले समय में कुर्सी भी छीन ली जाएगी। अब देखिए, अखिलेश जी बोल रहे हैं, यही कम है क्या? अखिलेश यादव जी को बोलने तो दिया जाए ना थोड़ा सा। हर तरह से तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकारा है। अभी उनके अपने क्षेत्र में एक उनकी पत्नी सांसद जीती हैं, लेकिन सबको पता है कि ये मुलायम सिंह जी की जीत है, उनके प्रति सहानुभूति की जीत है। तो कोई बात नहीं। हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जहां अखिलेश जी को अपने बारे में बोलना चाहिए, वो बोल भी दूसरों के बारे में रहे हैं। मुझे लगता है कि ही शुड स्पीक अबाउट योर हिमसेल्फ। मनोज जी, बाबा का दर्शन करने, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने और अपनी जो हमारी जन्म देने वाली माँ है उसके दर्शन के लिए मैं पहुँचा। थोड़ा सा समय तो लगा है, क्योंकि पीछे काफ़ी चुनाव थे देश में, तो बहुत जगह भागना पड़ा। और इसी में हम सबको गुजरात जैसी एक बड़ी सफलता भी दिखी। और उसी में काशी तमिल संगम हुआ बनारस में। वो चुनाव के कारण मैं इसमें आ भी नहीं पाया, लेकिन वो बहुत अच्छी, एक बहुत सुखद अनुभूति रही उसकी, जितनी आप सबकी रिपोर्ट हमने पढ़ी। और अब इसी के साथ मैं यहाँ से अभी सासाराम की यात्रा करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ इतिहास संकलन का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सवेरे धर्मेंद्र प्रधान जी ने शामिल होने का शुभ कार्य किया। शाम को मैं रहूँगा। और दिल्ली में भी कुछ चुनाव हुए, जिसमें आप सबको सारी जानकारी है ही। तो इन सारी बातों के साथ साथ नया साल आने वाला है और 2022 अब जाने वाला है। 2-3 प्रमुख बातें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। 2-3 प्रमुख बातों में सबसे प्रमुख तो ये है कि एक बात गांव-गांव, गली-गली जाना चाहिए कि अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और वो फैसला देश के गरीबों के लिए है, राशन से संबंधित है। आप सबको पता ही होगा, अभी तक जो राशन कार्ड से राशन मिलता है वो 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूं मिलता था। अभी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने इसको बिना पैसे के देने का घोषणा कर दिया है। मैं समझता हूँ ये बात मैं आज फिर इसलिए कर रहा हूँ कि गली गली ये बात पहुँचनी चाहिए। और जब आप इसको देखेंगे, इस पे खर्चा कितना पड़ रहा है, तो लगभग 2 लाख करोड़ का हमारे देश के खजाने पे ये खर्चा पड़ेगा। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार के माथे पे सिकन नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही हम समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी होने का क्या फ़ायदा होता है।
हम इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और 5वीं बड़ी इकॉनमी बनने में हमने किसको पीछे छोड़ा? तो ब्रिटेन जैसे देश को भी पीछे छोड़ा। पार्टी पूर्ण रूप से कमजोर हो गई है कि तमिल काशी समागम बनारस करनी पड़ी, ऐसी इसकी राजनीतिक उद्देश्य क्या है? नहीं, इसको बहुत बड़े दिल से सोचने की बात है। तमिल काशी तमिल संगम, इसको आप दूसरी भाषा में कहें तो उत्तर दक्षिण संगम, तो ये तो बहुत बड़ी सोच है। और काशी एक ऐसा जगह है जहाँ हर प्रदेश के लोग रहते हैं, तो इस प्रयास को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ और इसका बहुत बड़ा असर काशी के साथ साथ तमिलनाडु में भी है। मनोज जी, अभी जो ये सिर्फ चुनावी एजेंडा 2024 तक ये फ्री बांटेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। नहीं भाई, ये तो बजट भी आता है तो एक ही साल के लिए आता है, तो ये तो संवैधानिक परंपरा है कि हम जो भी योजना बनाते हैं जनता को अपनी तरफ बरगलाने की ये तो पिछले 3 साल से चल रहा है। कई चुनाव आए और गए, मुझे लगता है साल भर के लिए हो रहा है, लेकिन चलेगा सालों साल। बिहार में नीतीश के बिना कैसे लड़ेंगे? बिहार में नीतीश के बिना कैसे लड़ेंगे? अच्छे से लड़ेंगे। मनोज जी, बनारस आए काफी दिनों बाद, बनारस में बनारस की जनता के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कोविड भी बढ़ रहा है, लेकिन बनारस बैठे। मैं काशी को भी बोलता हूँ कि भैया सारा आनंद धूम त्योहार एक तरफ और सावधानी कोविड से एक तरफ। खुद ले रहे हैं हिमाचल में और एमसीडी में जो हमारी सफलता है वो पहले से बेहतर है। हिमाचल में आपको पता ही है कि एक ट्रेंड चल रहा है जिसको बीजेपी तोड़ने के लिए जानी जाती है। जैसे उत्तराखंड में तोड़े, जैसे उत्तर प्रदेश में तोड़े, यहाँ तोड़ते तोड़ते रह गए। हिमाचल में आप देखेंगे कि पूरी सरकार हमारी, उनसे अगर मतों की कमी है तो मात्र 37,000 की है। 0.9% के अंतर से हम पीछे रह गए, तो इसमें भी एक बड़ी बात है। लगभग हिमाचल में जब भी सरकार बदलती थी तो 6% वोटों से आगे पीछे होती थी, हम मात्र 0.9% से पीछे रहे हैं। तो फिर भी उसको हम चैलेंज ले रहे हैं। और एमसीडी में भी हमारी जो चौथी बार आने की कोशिश थी ना क्लाउन जी, मेरे भाई बहन, हम चौथी बार आना चाहते थे तो भी हम 104 सीट लेके आए हैं। तो इसको भी मैं दिल्ली का एक आशीर्वाद समझता हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी जैसे भ्रष्ट पार्टी को, जिसका अभी भी करीब 5 भ्रष्टाचार तो आपको दिख चुका होगा, जिसका मिनिस्टर आज जेल में है और कोर्ट में कहता है मेरी याददाश्त खत्म हो गई, और जेल में डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, 11 साल की बच्ची के बलात्कारी से मालिश करा रहा है। तो इनका पाप सब कुछ आ चुका है। बीजेपी एक लंबी दृष्टि से, लंबी योजना से काम करने वाली पार्टी है। इसलिए हम मानते हैं कि जहां चुनाव का रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया ना मेरे भाई बहन, वो भी हम कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में है। और मैं जनता के सम्मान का धन्यवाद करता हूं। आगे हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बेस्ट है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो अब समाप्ति की तरफ है। तो विस्तार कर रहा है, आप कह रहे हैं समाप्ति की? हाँ, नहीं, विस्तार कहाँ है। उन्होंने पंजाब के अंदर एक सरकार बनाई दिल्ली के अलावे। आज पंजाब की स्थिति ये देख लीजिए कि अगर आज चुनाव हो जाए तो इनको 5 सीट भी नहीं मिलेगी। आज पंजाब के लोग इतने दुखी हैं कि वो लोग हिमाचल जाकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, वही जो पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रचार किए थे। और गुजरात में भी आपने देखा, ये लोग मुख्यमंत्री घोषित कर रहे थे, जहां पर कि ये किसी तरह कांग्रेस के कुछ वोट आपस में बांटे होंगे। और उत्तराखंड देखिए, गोवा देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए। तो ये कुल मिला करके आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भी जो एक मौका दिया है एमसीडी में, वो इसलिए नहीं दिया कि उससे खुश हैं, इसलिए दिया है कि अब देखो 2 साल में तुम और किसी पे दोषारोपण मत करना। अगर तुम कह रहे हो कि हम ये कूड़े का पहाड़ हटा सकते हैं, ये यमुना साफ कर सकते हैं, ये हवा
स्वच्छ कर सकते हैं तो बस करके दो, नहीं तो 2025 में समापन। मनोज जी, अखिलेश यादव ने अभी एक ट्वीट किया है कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि बोलेंगे तो अभी पद छीना है, आने वाले समय में कुर्सी भी छीन ली जाएगी। अब देखिए, अखिलेश जी बोल रहे हैं, यही कम है क्या? अखिलेश यादव जी को बोलने तो दिया जाए ना थोड़ा सा। हर तरह से तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकारा है। अभी उनके अपने क्षेत्र में एक उनकी पत्नी सांसद जीती हैं, लेकिन सबको पता है कि ये मुलायम सिंह जी की जीत है, उनके प्रति सहानुभूति की जीत है। तो कोई बात नहीं। हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जहां अखिलेश जी को अपने बारे में बोलना चाहिए, वो बोल भी दूसरों के बारे में रहे हैं। मुझे लगता है कि ही शुड स्पीक अबाउट योर हिमसेल्फ। मनोज जी, बाबा का दर्शन करने, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने और अपनी जो हमारी जन्म देने वाली माँ है उसके दर्शन के लिए मैं पहुँचा। थोड़ा सा समय तो लगा है क्योंकि पीछे काफ़ी चुनाव थे देश में, तो बहुत जगह भागना पड़ा और इसी में हम सबको गुजरात जैसी एक बड़ी सफलता भी दिखी और उसी में काशी तमिल संगम हुआ बनारस में। वो चुनाव के कारण मैं इसमें आ भी नहीं पाया, लेकिन वो बहुत अच्छी एक बहुत सुखद अनुभूति रही उसकी, जितनी आप सबकी रिपोर्ट हमने पढ़ी। और अब इसी के साथ मैं यहाँ से अभी सासाराम की यात्रा करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ इतिहास संकलन का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सवेरे धर्मेंद्र प्रधान जी ने शामिल होने का शुभ कार्य किया। शाम को मैं रहूँगा और दिल्ली में भी कुछ चुनाव हुए जिसमें आप सबको सारी जानकारी है ही। तो इन सारी बातों के साथ साथ नया साल आने वाला है और 2022 अब जाने वाला है। 2-3 प्रमुख बातें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। 2-3 प्रमुख बातों में सबसे प्रमुख तो ये है कि एक बात गांव-गांव गली-गली जाना चाहिए कि अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और वो फैसला देश के गरीबों के लिए है, राशन से संबंधित है। आप सबको पता ही होगा, अभी तक जो राशन कार्ड से राशन मिलता है वो 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूं मिलता था। अभी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने इसको बिना पैसे के देने का घोषणा कर दिया है। मैं समझता हूँ ये बात मैं आज फिर इसलिए कर रहा हूँ कि गली गली ये बात पहुँचनी चाहिए। और जब आप इसको देखेंगे इस पे खर्चा कितना पड़ रहा है, तो लगभग 2 लाख करोड़ का हमारे देश के खजाने पे ये खर्चा पड़ेगा। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार के माथे पे सिकन नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही हम समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी होने का क्या फ़ायदा होता है। हम इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने में हमने किसको पीछे छोड़ा? तो ब्रिटेन जैसे देश को भी पीछे छोड़ा। समय पे चुनाव कराने की बात कही है। हम तो तैयार हैं, बीजेपी बिल्कुल तैयार है। बीजेपी तो चुनाव उसी समय पे हो जो निर्धारित हो, उसी में तैयारी करके रखती है। पे अपना दल जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ बदल जाने वाला है, उस पर जाने की तैयारियां कर रहा है। ऐसे में दोनों पार्टी जो है एक ही है, क्या देखा जाएगा इसको? नहीं, दोनों पार्टी एक नहीं है, गठबंधन तो है ना सर? हाँ, लेकिन गठबंधन के बावजूद भी हर पार्टी का अपना सोच है और हर किसी को अपनी बात रखने के लिए कोर्ट तो बनी हुई है, तो वो जो भी करेंगे। बीजेपी इज रेडी फॉर इलेक्शन। मनोज जी, इस समय जिस तरह से इंडस्ट्री में भी, फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा भूचाल मचा हुआ है। अभी शाहरुख खान वाला विवाद थमा नहीं था, कल सुशांत को लेकर एक खुलासा हो गया है कि सुशांत की हत्या हुई थी, आत्महत्या नहीं हुई। फिर से ये पुराना मामला सामने आया। देखिए, अभी सदन में जब ड्रग्स पे बहस हो रही थी, हम सब ने भी अपना विचार रखा था, हमें भी मौका मिला था। शिवसेना के ही सांसद
जो आज एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं, उन्होंने ही ये सदन में कहा कि सुशांत के और एक जो दिव्या नाम की एक लड़की जिसकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई, इन दोनों को, खासतौर से दिव्या के केस को फिर से खोला जाए, उसकी SIT जांच हो। और मुझे लगता है कि शिवसेना के उन्हीं लोगों के तरफ से जो कल तक उद्धव ठाकरे जी के साथ थे, आज उन्हीं का ये बात करना दाल में बहुत काला नजर आता है। और आज मैं समझता हूँ हम भी इस बात की जानकारी, सत्य चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का सच आना चाहिए। लोग मनोज तिवारी जी, एक सवाल क्या देखिए, पहले भी भारत की कोशिश रही है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, और हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हमें अपने बच्चों को निकालना था यूक्रेन से, तो नरेंद्र मोदी जी की कोशिश से युद्ध विराम किया गया था। तो ये भारत की ऐसी पहचान बनी है कि भारत शांति कराने में मदद करता है। हमें भी ये पता चला कि यूक्रेन ने मदद मांगी है और भारत निश्चित रूप से मदद करेगा। हमारी हमेशा कोशिश रही, नरेंद्र मोदी जी की हमेशा कोशिश रही है। हमारे जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने हाल में बताया भी कि हम इस युद्ध से चिंतित हैं, क्योंकि इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई है। तो निश्चित रूप से जैसे सबकी अपेक्षा है, नरेंद्र मोदी जी शांति के लिए प्रयास करेंगे। ये कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध के रूप में तब्दील होता जा रहा है। ऐसे में कल एक घटना वाराणसी में भी हुई, एक यूक्रेन के व्यक्ति ने इस युद्ध से दुखी होकर के सुसाइड भी कर लिया। कहीं ना कहीं मानवों के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रहार हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, अगर मोदी जी से मुलाकात होती है तो इस तरह की घटनाओं की चर्चा करके और क्या आप बात करेंगे? नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब संसद चल रही थी तो एक दिन माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी का स्पेशल प्रेजेंटेशन था, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस युद्ध से बहुत चिंतित हैं और उनकी कोशिश चल रही है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त किया जाए। लगातार बीजेपी की साख को लेकर